नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 3 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस में तैनात हुई उप सचिव सौम्या चौरसिया आखिरकार अपने घर पहुंची गई। सौम्या चौरसिया आज रात करीब 8 बजे अपने सूर्या रेजिडेंसी निवास पहुंची और आयकर विभाग द्वारा दिए गए सील घर का उन्होंने मुआयना किया। उसके बाद वो अपार्टमेंट नंबर 104 पहुंची, जहां उनकी मां रहती है। उन्होंने बताया कि कल सोमवार को सुबह 8 बजे आयकर अधिकारी उनका घर खोलेंगे। सौम्या चौरसिया से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। लंबे इंतजार के बाद में सौम्या चौरसिया जी अपने घर में पहुंच गई हैं। 104 सूर्य रेसिडेंसी के अपार्टमेंट में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से रहा है। मैडम, अभी आपके ऊपर आपके घर में कार्रवाई हुई थी। किसका लंबा इंतजार था यार, किसका लंबा इंतजार था जी। मैं अपनी मम्मी के घर पर अभी हूँ। मुझे ये बताया गया कि मेरे जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक इनकम टैक्स ऑफिशियल्स जो मेरा घर को सील किया वो नहीं खोलेंगे। मैडम, आयकर विभाग की जिस तरह से कार्रवाई की गई, क्या आपको लगता है कि वो किस उद्देश्य को लेकर की गई? क्या उनका कोई राजनीतिक ऐसा कुछ? पता नहीं, कहना मुश्किल है। वो तो कल सुबह आएंगे 8 बजे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि मैं आ गई हूँ, आप आ जाइए। तो उन्होंने बोला मैं कल सुबह 8 बजे आएंगे टीम लेकर के। जब बात करेंगे पूछेंगे तो फिर पता चलेगा। अभी तो कुछ भी कहना गलत ही होगा। पिछले 2 दिन की बात किया जाए तो परसों से कार्रवाई चली थी, कल तक उन्होंने इंतजार किया। आपको कैसे कुछ जानकारी मिली थी? आप अपने वापस नहीं पाई? देखिए, मेरा ये कहना है, जब मुझे पहली बार पता चला कि तो मुझे ये लगा था कि वो लोग मेरे घर में घुस चुके हैं। तो सुन करके किसी को भी एनीबडी वुड बी इन अ मेंटल शॉक। तो मैं भी मेंटल शॉक में थी। आई वाज टेकिंग लीगल ओपिनियन। और जब उन्होंने मुझे जब ये बोल दिया कि नहीं आप मेरे बिना खोलेंगे ही नहीं, तो मैं आ गई हूँ, खुलवा लूँगी सामने। घर तो यहीं था यार, घर थोड़ी ले गई थी मैं अपने साथ जी। तो लेकिन एक पहली बार देखा गया है कि जब आयकर विभाग के जब 24 घंटे घर के सामने में हो, घर में सो रहे हो, कैसे दिखती हैं कि क्या वजह हो सकती है? मैं इससे पहले तो कभी ऐसी कोई कार्रवाई ना देखी हूँ, ना मेरे साथ हुई है। मेरे लिए पहली बार है। अब उनका मुझे पता नहीं है। मैं तो कभी जानती नहीं थी ऐसे, कभी कोई मैंने सुना भी नहीं था भाई, एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। जिस तरह से काफ़ी लेन देन की बातें भी सामने आ रही, तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चली हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि जो चर्चाएं वो सिर्फ अफवाह हैं कि कुछ उसमें कुछ? मुझे क्या पता है आप किस चर्चा की बात कर रहे हो। मैं दुनिया से कटी हुई हूँ। आई एम इन अ मैटर ऑफ शॉक। मेरे घर पे कल वो लोग आएंगे, मुझसे पूछेंगे। घर तो सबके सामने खुलेगा, आप भी आ जाइएगा। ठीक है। तो सौम्या चौरसिया जी का साफ तौर पर कहना है कि वो कल का इंतजार कर रही हैं। आयकर विभाग के अधिकारी कल सुबह 8 बजे आएंगे और उसके बाद में जब घर खुलवाया जाएगा और वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आयकर टीम की मेगा रेड के बाद रायपुर से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा है। तस्वीरें आपको 5 दिखाते हैं। आज सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें सारी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने भी छापे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अब इस मुद्दे को संसद में भी उठाएगी। सीएम ने पूरी कार्रवाई को पूर्व सरकार के लिए भ्रष्टाचार को उजागर की बदले की कार्रवाई बताया। वहीं रायपुर में आज भी कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों पर आईटी ने कार्रवाई की, जिसमें बड़ी मात्रा में संपत्ति और दस्तावेज बरामद किए गए। गुरुवार से शुरू हुई कार्रवाई में सरकार के करीबी आयकर विभाग के रडार पर रहे, फिर चाहे वो अफसर हों या कारोबारी। वहीं सीएम सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया तक इसकी आंच पहुंची। भिलाई आवास में पहुंचे सौम्या के पति सौरभ मोदी ने पूरी कार्रवाई को महज परेशान करने के लिए बताया। आईटी की मेगा रेड के विरोध में रायपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एनएसयूआई ने भी विरोध जताया है और सरकार का कहना है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। और अब जो अपडेट है, सौम्या चौरसिया आ चुकी हैं अपने घर। अब उनके सामने ही कल घर खोला जाएगा। कानूनी प्रक्रिया इस मामले में कानूनविदों से हम संपर्क करके चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। पूरी कार्रवाई जो हुई है केंद्र सरकार की राज्य सरकार के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। चुनाव लगातार हारी है या इसके पीछे कुछ और है? निश्चित और भी कोई कारण हो सकता है। और चुनाव हारे हैं वो तो दिख ही रहा है। विधानसभा 2 अभी उपचुनाव हुए, उसमें बुरी तरह पराजित हुए। फिर नगरीय निकाय चुनाव हुए, उसमें पराजित हुए। फिर पंचायती राज चुनाव हुए, उसमें पराजित हुए। और लगातार इनके जो घोटाले हैं उसमें वो व्यवधान भी डाल रहे हैं। घोटाले तो उनके किए हैं। उनके सरकार में, रमन सिंह सरकार में इतने घोटाले हुए जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है। देखिए, ये पूरा मुद्दा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से संबंध रखता है। फेडरल स्ट्रक्चर संविधान का है, उससे संबंधित है। और ये क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का विषय है
जरूरी है। इसलिए कल से जो पार्लियामेंट शुरू हो रही है उसको हम उठाएंगे, इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा भिन्न भिन्न स्थानों पर रेड कर रही है और 4 दिन तक और 4 रातों तक वो रेड चली। ये दिखाता है कि मोदी सरकार अपने भ्रष्टाचार को उजागर होते हुए देख लड़खड़ा गई है। मैं तो उसको देखता हूँ कि एक तरीके से परेशान करने के लिए कार्रवाई हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मैं कल शाम में ही आ गया था, आया तो नोटिस चिपका हुआ मुझे मिला और कोई भी नहीं थे। केंद्र सरकार केंद्र के पूरे रडार में सभी हैं, जो गड़बड़ करेगा वो कोई भी बच नहीं सकता है। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत हुई है और जितने डायरी मिल रहे हैं, जितने चिट्ठे मिल रहे हैं, वहाँ तक जाएगी कि नहीं। डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो भी हुआ और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ये एक प्रक्रियागत है और ये जो भी इनके इन्फॉर्मेशन होंगे, जो भी इंक्वायरी होगी, उसके आधार पर पूरे देश भर में इस प्रकार की कार्रवाई होती रहती है। जिस पार्लियामेंट में सारे दल बैठ करके लोकसभा राज्यसभा में पारित करें और उसके बाद जब प्रदेशों में उनकी सरकार हो उसके खिलाफ में एजिटेशन करें, तो कहाँ गई संघीय ढांचे। अगर प्रदेश की जनता का गाड़ी कमाई का, उनके खून पसीने के कमाई का, यहाँ के गरीब जनता का अगर शोषण किया हुआ पैसा है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, तो कोई तोप भी होगा तो बचेगा नहीं। ये अजीब बौखलाहट है भाई, इतनी घबराहट मैंने नहीं देखा। यहाँ से लेकर दिल्ली तक हिल जाएगा और हिलने का कारण भी ऐसा लग रहा है कि जो छापे पड़े, मुझे आज तक इस प्रश्न का जवाब मैं सोचता हूँ नहीं मिल पा रहा है कि अधिकारियों की यहाँ छापा मारने से सरकार के खतरा पड़ रहा है। अरे भैया, तुम्हारे 68 विधायक हैं, 4-6 अधिकारियों के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार के आरोप में आईटी डिपार्टमेंट जांच कर रहा है तो सरकार को क्या हो जाए। अब यदि किसी अधिकारी के पास, किसी अन्य लोगों के पास कुछ अघोषित संपत्ति मिलती है तो आईटी उसमें अपना केस बनाएगा। आईटी के रेट तो होते रहते हैं और आईटी के रेट तो एक सामान्य प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ में कल से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। कल 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी, वहीं मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, वहीं नकल रोकने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात, इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आंसर शीट के पेजेस को कम कर दिया है। अब 32 पेज की आंसर शीट ही छात्रों को मिलेगी, जिसमें केवल 30 पेज में ही छात्रों को सवाल लिखने की इजाजत होगी। बाकी 2 पेज में रोल नंबर और विषय संबंधी जानकारियों के साथ मंडल द्वारा दिए गए निर्देश होंगे। हालांकि 12वीं बोर्ड में मैथ्स और फिजिक्स के लिए 40 पेज के आंसर शीट का वितरण होगा। फिजिक्स पेपर में बच्चों ने 32 पृष्ठ से अधिक लिखे हैं, तो हमने 12वीं के गणित और फिजिक्स पेपर में 40 पेज की उत्तर पुस्तिका प्रिंट करवाई है। बाकी सभी विषय के लिए 32 पेज की उत्तर पुस्तिका प्रिंट करवाई है, ताकि जो पन्ने बर्बाद होते थे वो बर्बाद होने से बच सके। बिलासपुर छात्रा के गायब होने का मामला है। दीक्षांत समारोह के रिहर्सल के बाद कल हुई थी गायब। पुलिस ने छात्रा के सुरक्षित होने का दावा किया है। फोन पर छात्रा ने परिवार से बात भी की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए थे, कल राष्ट्रपति देंगे गोल्ड मेडल, तो कल रिहर्सल के बाद से ही छात्रा गायब थी और तभी से परिवार वालों ने अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस ने छात्रा के सुरक्षित होने का दावा किया है। फोन पर छात्रा ने परिवार से बात की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। रायपुर पहुंचने पर राष्ट्रपति का राज्यपाल और सीएम ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर में राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ सदन में ठहरे। राष्ट्रपति के दौरे से पहले ही छत्तीसगढ़ सदन में तैयारियां हो रही थी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिलासपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सोमवार को राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को मेडल देंगे और इसके अलावा विश्वविद्यालय में 5 भवन का लोकार्पण भी करेंगे।
और बिलासपुर जहां छात्रा के गायब होने का पूरा मामला दीक्षांत समारोह के रिहर्सल के बाद से यानी कि कल से छात्रा गायब थी। पुलिस ने छात्रा के सुरक्षित होने का दावा किया है। फोन पर छात्रा ने परिवार से बात भी की है और गृह मंत्री ने पुलिस को दिए थे निर्देश। कल राष्ट्रपति देंगे गोल्ड मेडल। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, छात्रा मिल गई है, सुकून वाली खबर, लेकिन ये छात्रा थी कहां? मिथिलेश सुन पा रहे हैं मुझे? संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, छात्रा लापता थी कल से, अब मिल गई है, ये अच्छी खबर है, लेकिन ये छात्रा थी कहां? जी, छात्रा का जब मोबाइल चालू हुआ तो लोकेशन के आधार पर आरपीएफ और जीआरपीएफ को सूचना दिया गया। यहाँ से जो साइबर की टीम है तो उनको झांसी से उतार लिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन में उनको उतार लिया गया है और यहाँ से टीम रवाना की गई है उनको लाने के लिए। जी, हालांकि छात्रा का परिजनों से संपर्क होता रहा है, मोबाइल के द्वारा बातचीत चलती रही है। सकुशल छात्रा को बरामद कर लिया गया है और बिलासपुर से टीम रवाना कर दी गई है झांसी के लिए, ताकि उसे जल्द से जल्द बिलासपुर लाया जा सके। जी, अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कल से छात्रा थी कहाँ? जी, अभी तक कोई खास बात नहीं हो पाया है, इस विषय में पूरी जानकारी नहीं ले पाई है, क्योंकि छात्रा के यहाँ आने के बाद ही पूरी विषय में जो भी है वो उनसे बात कर पूछा जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते यहाँ से छात्रा लापता हुई और कैसे वहां तक पहुंची। जी, परिजनों को जाहिर है, परिजनों से छात्रा ने बात कर ली तो अब परिजनों ने जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अपहरण की आशंका परिजनों ने जताई थी। जी, परिजनों ने पहले इसे अपहरण की आशंका जताई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार जो है वो अपने मुखबिरों और सूत्रों के आधार पर साइबर के से लगी हुई थी, जिसके तहत ये जो कामयाबी मिली है। जैसे ही मोबाइल उनका खुला है तो साइबर की टीम ने वहां जीआरपी और आरपीएफ को इसकी सूचना दी और उसके बाद से उसे बरामद किया गया है। परिजनों से भी इसके छात्र की जो है वो संपर्क हो रही है और बातचीत कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, जिससे वो काफी खुशी महसूस कर रहे हैं और जल्द से जल्द बिलासपुर लाने की बात चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज देर शाम छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे और हाईटी में शामिल हुए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार हर्षिता पांडे और पूर्व राज्यसभा सदस्य गोविंद रामगिरी, विधायकों सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी महामहिम का बिलासपुर में स्वागत किया। राष्ट्रपति ने चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सोमवार को होने वाले दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम 1 घंटे देर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। राजधानी रायपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक सहित संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जिलों में जाने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक जिलों में 5-5 दिन कार्यक्रम करने को कहा गया। 28 और 29 मार्च को सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। संगठन के कार्यों में तेजी लाने पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही बीजेपी ने निकाय, नगर निगम और पंचायत के जीते हुए प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। मार्च के अंतिम सप्ताह में बीजेपी सभी का सम्मान करेगी। नगरीय निकाय चुनाव में जीते हुए हमारे पार्षद हैं, अध्यक्ष, उनका भी एक यहाँ पर सम्मेलन का कार्यक्रम तय हुआ है, इसी मार्च महीने में ही होगा। उसके साथ ही साथ जिला पंचायत के हमारे जितने भी सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं जो जीत करके आए, उनको सबका एक प्रदेश स्तरीय हमारे सभी जीते हुए यहाँ पर जो सदस्य हैं उनका भी एक सम्मेलन का तारीख तय हुआ है। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनका भी एक प्रत्येक जिलों में उनका 5-5 दिन का कार्यक्रम तय हुआ है। छत्तीसगढ़ भाजपा को बीते 1 साल में विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी। इसी बीच बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई राज्यों में नए प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति कर सूबे से उठ रही मांगों पर मुहर लगा दी, जिसके बाद बीजेपी के
अलावा बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की चर्चाएं बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में अब तेज हैं। इसी पर बयान देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुंसेरी ने कहा कि आलाकमान इस पर जल्द निर्णय लेंगे और आलाकमान का जो निर्णय होगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। नहीं, देखिए, इस मामले में तो कहना ही चाहूँगा, हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्णय होगा उसको सम्मान्य होगा और हम चाहते हैं कि इसका निर्णय बहुत जल्द होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। दंतेवाड़ा और कांकेर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा में जहां 300 जोड़ों की शादी हुई, वहीं कांकेर जिले में 350 वर वधू दाम्पत्य सूत्र में बंधे। सभी गणमान्य लोगों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। दोनों जिले में महिला और बाल विकास मंत्री मलिंदा भेड़िया और आबकारी कवासी लखमा भी मौजूद रहे। दंतेवाड़ा में मंत्री कवासी लखमा लोगों के साथ थिरकते नजर आए। वहीं कांकेर में भी मंत्री लखमा और मंत्री अनिला भेड़िया लोगों के साथ उन्होंने डांस किया। और अब हम आपको कलयुग के तीन भागीरथी से मिलवाते हैं। ये वो भागीरथी हैं जिन्होंने रेप मुक्त भारत का सपना लिए हुए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रिपोर्ट। ये हैं दिल्ली और राजस्थान निवासी पीयूष मोंगा, योगेश रावल और रेंचो देसाई। इनमें से कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अच्छे पद पर नौकरी कर रहा था। लेकिन एक दिन देश में रेप की बढ़ती वारदातों के बाद इनका मन ऐसा आहत हुआ कि इन लोगों ने रेप के खिलाफ जन जागरूकता अभियान छेड़ने की ठान ली। नौकरी और पढ़ाई को तिलांजलि देकर तीनों लोग रेप मुक्त भारत का संदेश लेकर 50,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकल पड़े। ये सफर के दौरान हम स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जाते रहते हैं। वहाँ पे सेक्स एजुकेशन, गुड टच, बैड टच, चाइल्ड अब्यूज, इन सब के बारे में इंटरेक्ट करते रहते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं। और गाँवों में भी आते रहते हैं, जैसे पंचायत होती है वहाँ पर हम जाते हैं। अब 17 अक्टूबर को निर्भया के माता पिता ने इनकी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के जंतर मंतर से रवाना किया और 4.5 महीने बाद 8,200 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा जशपुर पहुंची। यात्रा के दौरान ये युवा रास्ते में पढ़ने वाले स्कूल, कॉलेज और गांव में जाकर लोगों से रेप मुक्त भारत बनाने की अपील करने के साथ ही रेप के गलत मामलों की भी जानकारी दे रहे हैं। फेक केस, जो झूठे आरोप केस लगाते हैं उन पे भी फोकस कर रहे हैं और जो रियल केसेस हो रहे हैं उन पे भी, जो स्कूलें कवर करते हैं हम ज़्यादातर, तो उन बच्चों को भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं उन सब चीज़ों में और उन्हें बताते हैं कि जो केस हो रहे हैं आप बाहर लाने की कोशिश करें। 19, 21 और 22 साल की उम्र वो होती है जिसमें युवा अपने सपनों को साकार करता है। लेकिन ये तीनों युवा अपने सपनों को दरकिनार कर देश के लिए देखे गए सपने को साकार करने में जुटे हैं। इन युवाओं के प्रयास और बुलंद हौसले का नतीजा भी सामने आने लगा है। गांव में आकर के हमें कम से कम इन्होंने इतना जागरूकता किया कि अन्याय के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने अधिकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना चाहिए। मजबूर होकर के लड़कियां जो है अन्याय का बर्दाश्त करती हैं, इस बात को ये लोग उजागर करने के लिए हमें संदेश दे रहे हैं कि किसी प्रकार की किसी गलतियों को, कोई लड़की हो या लड़का हो, उसको बर्दाश्त न करे और उसको सामने लाए और उसका निदान हो। आपका जो संदेश है, इस संदेश को हम पूरे गांव घर में, परिवार में बताने के लिए प्रयास करेंगे, जहां पर भी जाएंगे। और इसके लिए, इसके विरोध में जो भी समस्या हो रही है हमारे गांव क्षेत्र में, उसके लिए हम लोग, उसके विरोध में हम लोग भी कड़ा कदम उठाने के लिए प्रयास करेंगे। रेप मुक्त भारत का संदेश लिए निकले इन युवाओं ने अपने अदम्य साहस से समाज को बदलने का भगीरथी प्रयास किया है। निश्चित तौर पर जब समाज का युवा उठ खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हार मानती है। न्यूज़ 18 के लिए जशपुर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। भारत परंपराओं और संस्कृतियों का देश है। आज के इस डिजिटल जमाने में भी हमारे देश के कई इलाकों में परंपराओं का बखूबी पालन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा कोंडा गांव में निभाई जाती है। इस विशेष रिपोर्ट में जानिए क्या है वो अनोखी परंपरा। आम की टहनी लेकर आगे चल रहे ये ग्राम कोटवार हैं। आम की टहनी सिर्फ आम की टहनी नहीं है, वह वार्षिक मेले का निमंत्रण कार्ड है। कोटवार मेला समिति के सदस्यों के साथ साप्ताहिक बाजार में घूमकर 3 मार्च से शुरू होने वाले मेले में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। मेला समिति के सचिव नरपति ने इस परंपरा के बारे में बताते हुए कहा कि आम पत्ते को शुभ माना जाता है और ये 700 साल पुराना रिवाज है। 700 साल से आगे की ये कहानी है
जब से जो मेला का जो न्योता है, परंपरा रही है कि कोटवार पटेल ये आम की टहनी लेके कोटवार सामने चलता है, उसके सामने में राउत नाचा होता है और बाजे गाजे के साथ मड़ई का न्योता दिया जाता है। मेले में लोगों को आमंत्रित करने के बाद लोगों की सुरक्षा के लिए कील ठोकी जाती है ताकि मेले में आए लोगों पर कोई आपदा न आए। इस रस्म को मांडो रस्म कहा जाता है। मावली माता का तो मड़ई है, आप सबको मालूम है, लेकिन हमारे सियान 84 देव की है कि परंपरा रही है आगे से भी कि इसके लिए कील, लोहे की कील बनी होती है, उस देव के द्वारा आती है और चारों तरफ से कील ठोकी जाती है, जिससे आए हुए जितने भी हैं रोजगार से लेकर जितने भी व्यापारी हैं उस सब के लिए जन धन सबकी रक्षा के लिए वो कील ठोकी जाती है। ये हमारी परंपरा है। भावनाएं अनमोल हैं। भक्ति और भावना का अजब रिश्ता है और इसका नजारा इस निमंत्रण में दिखता है, जहां महंगे निमंत्रण पत्र नहीं, आम के पत्ते से रिश्ता जोड़ा जाता है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। बालोद में जलेश्वर महादेव मंदिर में इन दिनों पुण्यवर्धन उत्सव मंत्र अर्पण महोत्सव चल रहा है, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बना हुआ है। विशेष पूजा अर्चना के साथ महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय के 3 करोड़ मंत्र के साथ श्रद्धालु जलधरी में जलार्पण कर अपने परिवार और राज्य की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ये आयोजन तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। करीब सन 12 से ये चालू है और हम उसी में जुड़े हुए हैं। आज 8वां साल है हमारा, हम ये आयोजन में लगे हुए हैं। अच्छा लगता है, सुख समृद्धि आती है और क्या बोलते हैं 3 करोड़ करीब लेख हो चुका है। 6 दिन का कार्यक्रम होता है और क्या बोलते हैं उसको हर रोज आप एनी टाइम आके लिख सकते हैं, कभी भी। जशपुर में पुलिसकर्मियों के बीच 4G COG सिम का वितरण किया गया। पुलिसकर्मियों तक एक दूसरे की सूचना तेजी से पहुंचे, इसलिए COG सिम का वितरण किया गया। क्लोज यूजर ग्रुप सिम के तहत सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे। इससे बढ़ते अपराध और पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।